आज हम आर्टिकल नंबर 19 से शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। 19 क्लोज 1 क्या कहता है? 19 क्लोज 1 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको और एक्सप्रेशन, आपको बोलने की आज़ादी और एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। एक्सप्रेस जैसे देखा होगा बैनर वगैरह लेके प्रोटेस्ट करते हैं। 19 क्लोज 1 में क्या जाता है कि आप पीसफुली असेंबली कर सकते हैं। पीसफुली असेंबली मतलब आपके पास कोई आर्म नहीं होना चाहिए, कोई हथियार नहीं होना चाहिए आपके पास। आप यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, आप कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं, बेसिकली आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। आप थ्रू आउट द टेरिटरी कहीं भी मूव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप सपोज़ करो आप बिहार के हो और आप यूपी में जा रहे हो तो कोई रोक रहा है, नहीं ना। इसका मतलब फ्रीडम है कि आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जाके आप सेटल हो सकते हैं। कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं, तो वो इसी के अंदर है 19 क्लोज 1E। एफ जो है उसको डिलीट कर दिया गया है, एक सेकेंड। एफ जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। डिलीट क्यों कर दिया गया है? यहाँ पे दिखता है, डिलीट कर दिया गया है। जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा, वो 19 क्लोज 1 क्लोज एफ में ही आता था, जिसको हमने डिलीट कर दिया। और कौन सा अमेंडमेंट से डिलीट किया गया है? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया था, ठीक है। अब बात आती है 19 क्लोज 1 क्लोज जी की। 19(1)(G देखेंगे। इसके अंदर क्या है? आप कोई भी प्रोफेशन जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बिहार में जो शराबबंदी हुई वो क्यों हुई? वो भी तो राइट था ना, ठीक है। तो इसके अंदर में है कि जो स्टेट है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में उसको किसी भी मतलब जो प्रोफेशन है उसको बंद कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 19 में ही जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ वो दी गई हैं कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो क्या क्या है देखिए, वो ये है कि एक तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आपकी जो सिक्योरिटी है स्टेट की उसको आप हार्म नहीं कर सकते हो, पब्लिक ऑर्डर को हार्म नहीं कर सकते हो, डिफेम नहीं कर सकते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसको कहते हैं? कोर्ट को आप विलफुली मतलब कि कोर्ट को आप इससे समझिएगा कि आप कोर्ट की जो छवि है उसको धूमिल नहीं कर सकते हैं ऐसे कि आपने कुछ भी कोर्ट के लिए बोल दिया नाप सनाप बिना किसी प्रूफ के, ठीक है। तो ऐसे ये है। अब बात करती है आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब ये होता क्या है देखेंगे। अगर कोई अपराध कर देता है उस केस में भी उसको कुछ प्रोटेक्शन दी जाती है। वो प्रोटेक्शन क्या क्या होती है इसका ऑर्डर याद रखिएगा। पहले एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है क्लोज 1 में, उसके बाद डबल जियोपार्डी एंड नंबर 3 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, सपोज करो किसी ने कोई अपराध करा और उस टाइम वो किसी कानून में लिखा ही नहीं गया है तो उसका अपराध नहीं माना जाएगा, उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब है डबल जियोपार्डी। इसको कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने मतलब किसी ने भी कोई एक्ट किया गलत और उसको जेल हो गई और वो फिर दोबारा कर दे जेल से छूटने के बाद तो उसको गिल्टी ही नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि एक ही समय पे आप एक ही तो ऑफेंस कर सकते हो। सपोज करो आप किसी एक स्टेट के अंदर हैं तो जरूर तो उस टाइम आप दूसरे स्टेट में तो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो यही है कि आप एक ही जो करते हो मतलब एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता एक सेम टाइम पे, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, आपको ये बाध्य नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, मतलब कोर्ट जो है आपको ये बाध्य नहीं कर सकती है कि आप अपने ही खिलाफ सबूत प्रेजेंट करो। आपको अपने खिलाफ सबूत प्रेजेंट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये था आर्टिकल नंबर 20। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 आपने सुना ही होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर देखो क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
आपको जीने का अधिकार है, आपको आज़ादी से जीने का अधिकार है और बेसिकली, लेकिन ये किसके अंडर में होता है? आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या मतलब क्या है? जो कानून में प्रोसीजर दिया गया है किसी की जो लाइफ है, सपोज करो कोई लॉ है, जैसे रेप विक्टिम्स होते हैं तो उनके खिलाफ जो जो मतलब रेपिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है ना कि उनके खिलाफ कोई लॉ है तो उसमें ये है कि अगर आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी तो अब ये नहीं कह सकता वो कि मुझे तो जीने का अधिकार है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो उस लॉ में दिया गया है। तो जो लॉ में दिया गया है उसके प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, और ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसी में फिर मेनका गांधी केस आया। मेनका गांधी केस में कहा गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ भी होना चाहिए। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का क्या मतलब है? कि जो लॉ है वो आपका फेयर भी होना चाहिए, मतलब वो लॉ सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉ गलत है और वो फिर भी उसको किया जाए, लॉ भी सही होना चाहिए, साथ साथ ये भी देखा जाएगा। और ये जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि इसके अंदर बहुत सारे राइट टू लिवलीहुड भी है, राइट टू डाई। अभी आपने देखा होगा एक केस आया था हर्ष करके, उसको जो यूथेनेशिया है, एक्टिव यूथेनेशिया, उस केस में अलाउ किया गया था। तो यहाँ भी ये करंट अफेयर में आ गया है, तो स्टैटिक से लिंक करके इसको आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आता है आपका एक है राइट टू प्राइवेसी, जो के.एस. पुट्टास्वामी केस था, याद रखना के.एस. पुट्टास्वामी केस में ये 2017 में हुआ है, और इसमें जो राइट टू प्राइवेसी है, सॉरी, उसको फंडामेंटल राइट माना गया है, ठीक है। अब इसी में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 आया था, जो आर्टिकल 21A ऐड किया गया था राइट टू एजुकेशन का, वो भी इसी में ही था, ठीक है। ये कभी कभी वो ये दे देता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004 दे दिया, आपने ये तो देख लिया और आप ये देखना भूल गए और आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ईयर था। तो याद रखना 8 - 6 2 होता है, तो 2002 इससे याद रखना, ठीक है। अब बात आती है आपकी आर्टिकल नंबर 22 की। आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है या आपको डिटेन कर लिया जाता है, उस केस में आपको क्या क्या प्रोटेक्शन दी जाएगी। अरेस्ट अगर आपको किसी को भी, मतलब किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपको रीज़न दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी लॉयर जो है उसको चूज़ कर सकते हैं, उससे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। 24 घंटों के अंदर अंदर आपको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेकिन अगर आपको डिटेन किया गया है तो आपको इनमें से कोई भी राइट जो है वो नहीं दिया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। और जो आपको डिटेन है वो मैक्सिमम 3 मंथ के लिए किया जाता है, और 3 मंथ को मैक्सिमम 3 मंथ के बाद भी अगर लगता है कि ये पर्सन जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी के लिए हार्मफुल है तो हाई कोर्ट की एक कमेटी बनती है, वो एडवाइजरी बॉडी वो डिसाइड करती है कि उसको आगे डिटेन करना है या नहीं करना है। याद रखना वो हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट भी दे देगा, तो हाई कोर्ट होता है ये, ठीक है। डिटेन कहते हैं कि अगर कोई लग रहा है कि कोई पर्सन ने नहीं किया है, कोई मतलब कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन लग रहा है कि वो कर सकता है, कोई ऐसे उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिले हैं, तो उसको कहते हैं डिटेंशन। उस केस में डिटेंशन होता है। ये डिटेंशन या तो ये होगा या फिर कोई अलाइन एनिमीज है, हमारा दुश्मन देश का कोई एनिमी है, तो हम उसको ये थोड़ा ही बताएंगे आपने क्यों क्या किया है इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, उसको तो वैसे ही डिटेन कर लिया जाएगा, ये इसलिए है, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 23 की एंड 24 की। ये हम कल करेंगे क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो ये कल करते हैं, ठीक है। अब ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।